नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। इसका पहला व्याख्यान। अभी तक के दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, एक पहला और एक दूसरा। तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो दुनिया के विनाश का कारण हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, जो कि 1914 में प्रारंभ हुआ था, परंतु युद्ध के आधारभूत कारण पहले से विद्यमान थे। उग्र राष्ट्रीयता की भावना हो, चाहे साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा हो, गुटबंदी हो, हथियारों की होड़ हो, ये कुछ ऐसे कारण थे जो दुनिया का वातावरण, खासकर यूरोप का वातावरण खराब हो चुका था। 1870 में आपको मालूम है कि फ्रांस को पराजित करके जर्मनी यूरोप का अत्यंत शक्तिशाली देश बन गया था। बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक कौशल से, अपनी चतुराई से 1882 में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये 3 देशों का इन्होंने एक संघ बनाया, जिसको त्रिराष्ट्रीय गुट कह सकते हैं। परंतु बिस्मार्क के बाद कूटनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 1907 में इस गुट के खिलाफ, कौन सा गुट, जो 1882 में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया का बना था, इसको टक्कर देने के लिए, यूँ कहें, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन्होंने भी 1907 में एक त्रिराष्ट्रीय गुट, 3 नेशन अलाइनमेंट उन्होंने भी बना लिया। इस गुटबंदी के कारण अब देखिए 2 गुट हो गए हैं, 3 देश उधर हैं, 3 देश इधर हैं। इस गुटबंदी के कारण यूरोपीय राष्ट्रों में परस्पर प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, संदेह, वैमनस्यता, अविश्वास, इस प्रकार का वातावरण वहाँ पे बन गया। 1907 के पश्चात यूरोप में ऐसी अनेक घटनाएं घटीं जिन्होंने हथियारों की होड़ और गुटबंदी को अधिक प्रबल बना दिया। 1911 में अगाडिर का संकट, अगाडिर जो 1911 में, उसमें फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसी प्रकार जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध भी बिगड़ गए थे। और 1912-13 में बाल्कन युद्ध हम कर चुके हैं विद्यार्थियों। बाल्कन युद्धों ने प्रथम महायुद्ध के लिए बिल्कुल ऐसा वातावरण तैयार कर दिया। ऐसे अशांत वातावरण में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। इस घटना ने बारूद में चिंगारी का काम किया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और शीघ्र ही जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देश भी युद्ध में कूद पड़े और इस प्रकार मानव जाति को एक महायुद्ध का सामना करना पड़ा। यदि अब हम कारणों की विस्तार से चर्चा करें, पहला कारण है साम्राज्यवाद। देखिए, औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई और यूरोप के जो प्रमुख देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि, कच्चा माल प्राप्त करने एवं अपने तैयार माल को बेचने के लिए नए बाजार की तलाश में थे। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए
औपनिवेशिक विस्तार करना आवश्यक हो गया था। औपनिवेशिक विस्तार पे हम विद्यार्थियों पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसे भारत कभी इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो ये भारत में इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार था। 1870 के बाद यूरोपीय राज्यों में अफ्रीका और एशिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। जर्मनी को अफ्रीका की लूट में जो यूरोपीय देशों ने वहाँ पर अफ्रीका को आपस में बांटा, वो जर्मनी को थोड़ा एरिया प्राप्त हुआ, इससे वह असंतुष्ट रहा। यद्यपि हमने जैसा पढ़ा पहले, अफ्रीका के विभाजन के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, परंतु उसके कारण यूरोपीय राज्यों में पारस्परिक तनाव में वृद्धि अवश्य हुई। इटली, फ्रांस तथा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इटली और फ्रांस तथा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मूलतः औपनिवेशिक समस्याओं के कारण कटुता उत्पन्न हुई। इस प्रकार यूरोपीय राज्यों की साम्राज्यवादी और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के कारण एक दूसरे के प्रति घृणा और अविश्वास का वातावरण बना, जिससे इन देशों में संघर्ष अवश्य भावी हो गया। दूसरा कारण, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। प्रथम महायुद्ध जो यानी कि विश्व युद्ध का बहुत उत्तरदायित्व उग्र राष्ट्रीयता की भावना पर है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली आदि देशों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का अधिक प्रचार था। प्रत्येक देश अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था और अन्य देशों एवं उनकी संस्कृतियों को तुच्छ समझता था। उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण फ्रांसीसी जर्मनी से लॉरेन और अल्पास के प्रदेश प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। जैसे आज हम कश्मीर की बात करें जो पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसको वापस लेने की बात है, तो यदि उसको भारत वापस लेता है तो पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ता है। ऐसे ही फ्रांस जर्मनी से अपने जो प्रदेश जर्मनी के कब्जे में थे उनसे वापस लेना चाहता था। बाल्कन राज्यों में भी उग्र राष्ट्रीयता का उदय हो चुका था। विद्यार्थियों, आपके पास में मैप है, प्लीज़ मैप को अवश्य देखते रहें, नक्शे को अवश्य देखते रहें। उन्हीं के बाल्कन राज्यों के उग्र राष्ट्रवाद के कारण मैसेडोनिया में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और तुर्की के साम्राज्यवाद का विघटन हुआ। सर्बिया ने वृहत सर्बिया के राज्य का निर्माण करने के लिए ऑस्ट्रिया के राज्यों को स्वतंत्र होने के लिए उत्तेजित किया। बल्गारिया ने वृहत बल्गारिया जैसे वृहत सर्बिया, वृहत बल्गारिया के निर्माण के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई। इस प्रकार रूस में सर्ब स्लाववादियों ने स्लाव जाति को संगठित करने एवं उसे शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत एक प्रोपेगेंडा किया, प्रचार किया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण यह स्लाववादी आंदोलन भी था। अतः कहना होगा विद्यार्थियों कि उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच घृणा और द्वेष की भावना जो है वो फैली थी। अब हम बात करते हैं हथियारों की होड़ की बात। यूरोप के शक्तिशाली देश हथियारों की होड़ दौड़ में भाग ले रहे थे। प्रत्येक देश अपनी सैनिक शक्ति वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील था। जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने जर्मनी को सैनिक दृष्टि से
शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1914 तक जर्मनी में सैनिकों की संख्या 8.5 लाख तक पहुंच गई। एक बड़ा फिगर है विद्यार्थियों। फ्रांस ने भी अधिक से अधिक सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। रूस के पास शांति काल में 15 लाख सैनिक थे, बहुत बड़ी संख्या। इन राज्यों ने केवल सैनिकों की संख्या में ही वृद्धि नहीं की, अपितु अस्त्र शस्त्रों का निर्माण विकास बड़े पैमाने पर हुआ। जर्मनी, जिसकी नौसेना अभी तक कमज़ोर थी, उसने नौसेना को बढ़ाने और शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। और 1904 के बाद इंग्लैंड और जर्मनी के बीच नौसेना की प्रतिद्वंद्विता जो है कटुता में बदल गई। इस प्रकार सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा के कारण सर्वत्र भय, आशंका एवं पारस्परिक घृणा का वातावरण तैयार हो गया। बात करते हैं गुप्त संधियों की। युद्ध का एक बहुत बड़ा जो कारण, अंतर्निहित कारण संधियों की अधिकता, जिसका विकास फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद हुआ। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को ऐसे दो विरोधी गुटों में बांट दिया, जिनमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास और संदेह बढ़ता रहा और अपनी सेना और नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। फ्रांस की पराजय के बाद बिस्मार्क ने गुटबंदी की प्रथा का प्रारंभ किया। वह फ्रांस को यूरोपीय राजनीति में मित्रविहीन करना चाहता था और फ्रांस को अकेला बनाए रखना चाहता था। अतः उसने 1882 में 3 देशों के गुट का निर्माण किया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। इसमें फ्रांस नहीं है विद्यार्थियों, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। 1887 में उसने जर्मनी और रूस के साथ में एक अलग संधि कर ली। 1890 में बिस्मार्क का जब पतन हो गया तो उसके पश्चात कूटनीतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। जर्मनी का जो सम्राट था विलियम द्वितीय, उसकी दूरदर्शिता थी, उसके कारण रूस और फ्रांस एक दूसरे के निकट आए। बिस्मार्क ने तो फ्रांस को अलग थलग बना के रखा, लेकिन अब बिस्मार्क नहीं रहा तो विलियम द्वितीय, जो कि सम्राट जर्मनी का, उसकी नीति के कारण अब फ्रांस को एक रूस जैसा दोस्त मिल गया। 1894 में दोनों में संधि हो गई। 1904 में इंग्लैंड के साथ भी फ्रांस की संधि हो गई। 1907 में इंग्लैंड और जो रूस है उसमें फिर संधि हो गई। इस प्रकार 1907 में रूस, इंग्लैंड और बात करें हम फ्रांस के बीच 3 देशों का एक गुट बन गया और समस्त यूरोप 2 सशस्त्र गुटों में विभाजित हो गया। और ये जो दिशा यूरोप की जो इस समय थी वो युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अगली हम बात करते हैं जर्मनी और इंग्लैंड के मध्य जो शत्रुता थी उसकी। जर्मनी सम्राट विलियम द्वितीय की दूरदर्शिता और उग्रवादिता के कारण जर्मनी और इंग्लैंड के बीच शत्रुता बढ़ती गई। इंग्लैंड द्वारा अफ्रीका में औपनिवेशिक विस्तार करना विलियम द्वितीय के लिए असह्य हो गया। अतः 1896 में ट्रांसवाल में जैमसन के सैनिक अभियान की असफलता पर विलियम द्वितीय ने राष्ट्रपति क्रूगर को तार भेजा, जिससे इंग्लैंड की जनता में जर्मनी के प्रति भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त जर्मनी सम्राट अपनी नौसेना का विस्तार करना चाहता था। उसने घोषित किया
कि हमारा भविष्य समुद्र पर है। और चूंकि अभी तक समुद्र पर राज कर रहा था इंग्लैंड, तो जब जर्मनी ने एक विशाल युद्धपोत बनाया जिसका नाम था ड्राडनाट, तो उससे इंग्लैंड चिंतित हुआ। इस प्रकार जर्मनी का अपनी नौसेना का विस्तार करना इंग्लैंड को युद्ध की चुनौती देना था। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने भी अपनी नौसेना को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और दोनों देशों के बीच जो है दुश्मनी वो बढ़ती गई। और 1911 में जो अगाडिर संकट के समय इंग्लैंड ने फ्रांस का साथ दिया, इससे जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध और भी बिगड़ गए। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों सम्राट विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षाओं की। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था। सैनिक क्रांति को बहुत महत्व देता था। जर्मनी की नौसेना का विस्तार करना चाहता था और कहा, मैं उस समय तक चैन नहीं लूँगा जब तक मेरी जल सेना स्थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती है। वह जर्मनी को समस्त विश्व का एक यूँ कहें कि हम महाशक्ति बनाना चाहता था। वह गर्व से कहा करता था, मेरा उद्देश्य विश्व शक्ति प्राप्त करना अथवा समाप्त होने के लिए तैयार रहना है। उसने घोषित किया, विश्व में कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें जर्मनी की कंसेंट नहीं हो। विलियम द्वितीय में धैर्य, संयम, दूरदर्शिता का अभाव था। इंग्लैंड ने उसके सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखा था, परंतु उसने अहंकारवश उसको ठुकरा दिया। यह उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस प्रकार उसने अपने उग्र तथा साम्राज्यवादी चरित्र द्वारा यूरोप में अपने शत्रु तैयार कर लिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अभाव। तो विद्यार्थियों, उस समय तक जितने भी विवाद थे, उन विवादों को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं थी। जो जैसे बाद में राष्ट्रसंघ बना, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, ऐसा यदि कोई संगठन होता, कोई न्यायालय होता, तो आपसी झगड़ों को रोकने में मदद मिल सकती थी। फिर है समाचार पत्रों का प्रभाव। सभी जो देश थे उनके समाचार पत्र थे, उनमें जो आर्टिकल्स आते थे, न्यूज़ आती थी, वो उग्र राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते थे। वो लोग जनमत को भड़काते थे, जनता को। ये अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और अन्य देशों की संस्कृति को हीन सिद्ध करने का प्रचार करते थे। ये समाचार पत्र अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों पर कीचड़ उछालते रहते थे, जिससे इन राष्ट्रों के बीच कटुता बनी रहती थी। जर्मनी और फ्रांस के संबंधों को बिगाड़ने में फ्रांस के समाचार पत्रों का बहुत बड़ा रोल था। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अशांति की, जो उस समय माहौल जो बना हुआ था। सन 1900 के पश्चात यानी कि 20वीं शताब्दी, यूरोप में अशांति एवं अराजकता फैली हुई थी। शक्तिशाली देश छोटे देश को बलि का बकरा बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए थे। ऐसी कई घटनाएं घटी, जैसे 1904 और 5 में रूस जापान युद्ध। इसने यूरोपीय राजनीति को प्रभावित किया। रूस की पराजय हो गई और उसकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक गंभीर संकट पैदा हो गया। इसके अतिरिक्त जब रूस को सुदूर पूर्व में विस्तार करने का अवसर नहीं मिला, तो उसने बाल्कन देशों में, जो कि उसके पड़ोस में थे, वहां अनुचित हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। 1905 में मोरक्को संकट
जर्मनी ने मास्को में फ्रांस के प्रभाव को चुनौती दी और उसे अपमानित करने के लिए दो मांगें रखी कि फ्रांस के विदेश मंत्री देल काशे को अपने पद से त्यागपत्र दे, मोरक्को की समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए। जर्मनी की दोनों मांगें पूरी हो गई और 1906 में अल्जेसिराज नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, परंतु यह सम्मेलन भी जर्मनी फ्रांस के मतभेदों को दूर नहीं कर सका। 1911 में मोरक्को में राष्ट्रवादियों के विद्रोह का दमन करने के लिए जब फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजीं तो जर्मनी ने इसका विरोध किया और अपना एक युद्ध पोत जिसका नाम पैंथर, अडागिर नाम का एक बंदरगाह वहाँ भेज दिया। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया तथा हर्जेगोविना पर अधिकार करना। विद्यार्थियों नक्शा देखते रहें, मैप देखते रहें। इटली द्वारा 1911-12 में ट्रिपोली पर अधिकार करना और बाल्कन युद्ध जो कि 1912-13 में हुए। ये कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष थे, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध थे जिससे यूरोप का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण हो गया था। और ग्रांड और टेम्परेले नाम के इतिहासकार हैं, वो तो कहते हैं कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई घटना इतनी उत्तरदायी नहीं थी जितना कि बाल्कन युद्ध थे। इसके बाद हम करते हैं तात्कालिक कारण। प्रत्येक क्रांति है, कोई भी आंदोलन है, उसका एक तात्कालिक कारण होता है। वो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। 1914 की गर्मियाँ और गर्मियों में अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है वो बड़ा बिगड़ चुका था। 1914 में गर्मी आते आते तक समस्त यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। जर्मनी राजदूत वॉन सोमन ने इस समय ठीक ही कहा था, शांति केवल एक दुर्घटना होने तक टिकी हुई है। बहुत ठीक कहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो में हत्या कर दी गई। इस घटना से ऑस्ट्रिया में सर्बिया के विरुद्ध तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। विदेश मंत्री बर्गटॉल ने इस हत्या के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। अतः 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और 48 घंटों के अंदर उसकी शर्तों को पूरा करने का उसको अल्टीमेटम दे दिया गया। यद्यपि सर्बिया ने अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया था, परंतु उसने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया था कि ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को सर्बिया में इंक्वायरी करने के लिए जो है वहाँ उस देश में प्रवेश करने की अनुमति दे। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के उत्तर को उन्होंने मना कर दिया, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए 28 जुलाई 1914 को उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया का पक्ष लेते हुए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और 1 अगस्त 1914 को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार इंग्लैंड और फ्रांस भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़े और 1914 में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हो गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।